हेलो एवरीवन। आज से हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन शुरू करेंगे। हम लोग चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। आज चैप्टर 1 जो है हमारा वो फील्ड विजिट है। सो उसको आप एक बार खुद भी रीड कर सकते हैं। इन केस यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, सो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सो द सेकेंड चैप्टर है हमारा लोकेशन एंड द एक्सटेंस। काफ़ी ईजी चैप्टर है। आई वुड रिकमेंड कि आप मोस्टली फोकस करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स रेदर देन कि आप फैक्ट्स और रट्टा मार की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एज ज्योग्राफी इज क्वाइट कंसेप्चुअल टॉपिक, काफ़ी साइंटिफिक टॉपिक है। अगर उसका लॉजिक समझने का ट्राई करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो 10th की ज्योग्राफी है वो कंपेयर करती है, हमको शुरू से लेके आखिर तक कंपैरिजन मिलेगा कि ब्राज़ील और इंडिया के बीच में क्या सिमिलरिटी है। आपको बताना चाहूँगा, ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ बताई जाती हैं। एक तरह की कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है दोनों के बीच में। एज अभी हमारा चैप्टर ये शुरू होगा, इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि ब्राज़ील कहाँ तक स्प्रेड है और उसके क्या क्या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। वेर एज हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे, इंडिया कहाँ पे है, अर्थ कैसे है, कौन सा लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में भी आइडिया नहीं है तो विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक हमारा होगा अबाउट इंडिया। तो इंडिया जाने से पहले लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज इंडियन फ्लैग सिग्निफाई क्या करता है। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा पहले भी, लेकिन जिनको नहीं पता है एक बार देख लीजिए। इंडियन नेशनल फ्लैग कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, आप सब ने 100% इसे देखा होगा। ठीक है, डीप सैफरन इसका मतलब होता है करेज, वाइट का मतलब होता है ट्रुथ, प्योरिटी एंड पीस, नेवी ब्लू का मतलब होता है मोशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अशोक चक्र जो है बीच में ये सिग्निफाई करता है मोशन को, और ग्रीन सिग्निफाई करता है फर्टिलिटी को, ग्रेथ को, और ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ होना कुछ भी। ठीक है, अब इंडियन फ्लैग का डेवलपमेंट कैसे होता है। इंडियन फ्लैग हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। दिस इज 1857। ठीक है, इसको जरा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। 1857 है ये। देन 1906 में ऐसा, 1907 में इस तरह का बनता है। ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान था। फिर गांधी जी की एंट्री होती है तो चरखा को यूज़ किया जाता है। 1921 अनकॉपरेशन मूवमेंट, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इस तरह का एक परफेक्ट हमारा कह सकते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने पढ़े होंगे कि उन्होंने लाहौर में फ्लैग होस्टिंग की थी, तो ये वही फ्लैग इन्होंने यूज़ किया था। और 1947 में हमारा जो आज का फ्लैग है वो कुछ इस तरह से डेवलप होता है। एक बेसिक हिस्ट्री है, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, इसीलिए ये स्लाइड को मैंने ऐड किया है। आगे बढ़ते हैं। अब अबाउट इंडिया, व्हाट इज़ इंडिया। इंडिया इज़ कंट्री, राइट। तो इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। हम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं व्हेन वी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो 7th लार्जेस्ट हैं। ठीक है, फेमस किस लिए हैं हम लोग, स्पाइसेस के लिए फेमस है वर्ल्ड में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, क्रिकेट है। इंडिया का कंट्री का नाम क्या है, हम कहते हैं वी बिलोंग टू इंडिया, बट उसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब रिपब्लिक होने का मतलब ये होता है कि जिसका जो कंट्री का हेड है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कंट्री के हेड हैं। तो वो कौन है, उनको चूज करते कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया चूज, कि हमको ये प्रेसिडेंट चाहिए। हाउ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भेज के। तो अगर जो कंट्री का हेड है वो पीपल द्वारा चूज किया जाए तो वो रिपब्लिक होता है, वो कंट्री को हम रिपब्लिक कहते हैं। आप जितनी भी कंट्री देखेंगे जहाँ पे जिनका हेड है, चाहे आप यूएसए की बात करिए, ठीक है, वेरियस इकोनॉमी जहाँ पे लोगों द्वारा चूज किया जाता है वहाँ का हेड, तो उस कंट्री को हम रिपब्लिक कहते हैं। नाउ हमारी कंट्री का कैपिटल क्या है, इट्स नॉट दिल्ली, इट्स न्यू दिल्ली। ठीक है, अब लोकेशन एक्सटेंड बाउंड्री कैसी है हमारी कंट्री की। लोकेशन एक्सटेंड हमारी बाउंड्री का लोकेटेड कहाँ है, नदर्न और ईस्टर्न साइड हेमिस्फीयर जो। अब देखो, अर्थ जो है ना, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, अर्थ जो है उसका इक्वेटर से एक इक्वेटर जो है अर्थ को बराबर दो तरीके से बांटता है। तो उसमें साउथ और नॉर्थ है, तो हम लोग इक्वेटर के ऊपर हैं, हेंस वी आर इन अ नदर्न हेमिस्फीयर। फिर एक और लाइन होती है, देखो एक ऐसा मतलब सर्कल बनाऊंगा मैं, बीच में ऐसी लाइन है, तो हम लोग यहाँ हैं। अब यहाँ से एक सिंगल लाइन आती है
इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये वेस्ट हो गया और ये वाला ईस्ट है, तो हम ये ईस्ट में, वी आर इन नॉर्थ एंड वी आर इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये इस तरह से कुछ एक इमेज बनेगी। और साथ में हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। देयर आर, एज यू नो, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, तो वी बिलोंग टू एशिया। सो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया कहाँ लोकेटेड है, एग्जैक्टली उसका लोकेशन क्या है, तो ये नंबर्स को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन से लैटिट्यूड पे फॉल करता है, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या है उसका। अब लैटिट्यूड क्या होता है, देखो 2 लाइंस होती हैं, एक ऐसी लाइन होती है स्लीपिंग लाइन, एक होती है स्टैंडिंग लाइन। तो जब अर्थ के ऊपर हम स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं दैट्स अ लॉन्गिट्यूड, जब स्लीपिंग लाइन बनाते हैं दैट्स अ लैटिट्यूड। फॉर द टाइम बिंग इतना समझ लो, आगे जब हम स्लाइड्स मूव करेंगे तो उसके अंदर मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूंगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या है विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। फॉर द टाइम बिंग इतना समझते हुए चलो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन हुआ और ये लाइन हुआ सदर्न हेमिस्फीयर में। ये लाइन जो है 84.5 सदर्न लैटिट्यूड जाता है, ये वाला 37.6 नदर्न लैटिट्यूड से जाता है। तो दोनों लैटिट्यूड आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो ये है स्टैंडिंग लाइन अगर हम कहें तो दिस इज लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड। तो ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट, मतलब एक तरह से हमने बॉक्स बना दिया कि द नदर्न मोस्ट पार्ट क्या है, सदर्न मोस्ट पार्ट क्या है, एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है। तो इस तरह से जो है हम इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि कितना ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो इंडिया का जब हम बात करते हैं कि सदर्न पार्ट क्या है, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट क्या है, तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा ग्रेट निकोबार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका लोकेशन याद रख लीजिएगा। पैरेलल्स, अब यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है पैरेलल्स। पैरेलल्स कुछ नहीं होता है, पैरेलल्स एक तरह से लैटिट्यूड का दूसरा नाम है, ठीक है। तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है उसका पैरेलल्स है 6 डिग्री 6.45 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो जैसे कि मैं बता रहा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का एक डिफरेंस, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे दीज आर स्लीपिंग लाइंस, ये आपको स्लीपिंग लाइन दिख रही होंगी, बराबर, एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दीज आर वर्टिकल लाइंस। जो वर्टिकल लाइंस हैं दे आर लॉन्गिट्यूड्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूड एज वी हैव लर्न इनिशियली। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो इक्वेटर है ये लाइन है जो कि इक्वली डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट को, अर्थ को, मतलब आप कह सकते हो अर्थ इज लाइक अ एप्पल और उसको बीच ऐसा कट किया गया है। अब 2 इक्वल पीसेस में वो बट गया है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पकड़ लो और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको आप सदर्न हेमिस्फीयर पकड़ लो। पहले तो ये करना है, ठीक है। सो आई मेड अ सर्कल, फिर मैंने उसको बीच से कट कर दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। पहले तो ये, अब इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अब ये जो बीच से लाइन कट करती है ना उसी लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और जो लाइन उसके बाद में ये एक तरह से लैटिट्यूड है, तो अब ये नंबरिंग शुरू होती है 1 2 3, तो आप ऐसे पकड़ सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ तक पहुँचने तक कितने 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके 90 लैटिट्यूड हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये सदर्न पार्ट में, एज वी लर्न कि ये सदर्न पार्ट में है, ठीक है। तो क्योंकि ये सदर्न पार्ट में है तो इनको कहा जाता है 90 डिग्री। उसके बाद में इसके नीचे जो भी आएगा जिस भी डिग्री पे फॉल हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये लोकेशन, ये अफ्रीका में जो लोकेशन है, ये मान लीजिए हम इसको 1 डिग्री एज्यूम करते हैं, ये 1 डिग्री पे फॉल हो रहा है, तो ये होगा हमारा 1 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड में फॉल हो रहा है। लेकिन क्या 1 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड में तो इतनी सारी एरिया फॉल हो रही है, लेकिन प्रिसाइजली कौन सा लोकेशन है, कौन सी जगह है, बराबर, तो उसको पता करने के लिए वी यूज द मेथड ऑफ लॉन्गिट्यूड एज वेल, जिससे टाइम भी निर्धारित हो जाता है
जगह भी पता चल जाती है। आपने इनिशियल शुरू की कुछ क्लासेस जो थे 6, 7, 8 में आपने इसे पढ़ा होगा। अगर नहीं याद है तो खाली ट्राई करना कि इसे अंडरस्टैंड कर लो, आपको ये पूछेंगे नहीं, बट अगर इसके बारे में आइडिया अच्छे से रहेगी तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम है वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये लॉन्गिट्यूड, अब लैटिट्यूड समझ में आ गया, अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं। लॉन्गिट्यूड कैसे है कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ हमने बनाया, अब यहाँ से ना बराबर, अब ऊपर से हम लोग जैसे एप्पल को ऊपर से भी एक हिस्से से काटेंगे, आप कट किए, अब ये 4 पार्ट्स में अलग हो गया। तो ये जो प्राइम लाइन है ना, जिसको हम एज्यूम करते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे भी हमने वही किया था 0 डिग्री, ठीक है बराबर, लेकिन यहाँ पे 1 हो जाता है ये, लेट्स एज्यूम इट 0, अभी आप 0 समझ के ही चलिए। तो इस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आपने स्पोर्ट्स अगर फॉलो करते होंगे तो मान लीजिए इंडिया का मैच या क्रिकेट मैच, टेनिस कहीं पे भी बाहर कंट्री में हो रहा है तो आप देखेंगे GMT लिख के आता है, GMT लिख के आता है। अब ये GMT क्या है? GMT इज नथिंग, GMT इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन है उससे हम लोग कितने आगे हैं या कितने पीछे हैं। तो इंडिया का आप जनरली देखेंगे तो इंडिया ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो वहां लिखा जाता है ग्रीनविच GMT 5:30+। ठीक है, ये यूज किया जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूड इस तरह से लाइन में बाइफर्केटेड है, तो इनको बांटा जाता है, जैसे ऊपर नॉर्थ साउथ में हमने बांटे थे, अब यहाँ पे हम बांटेंगे ईस्ट और। अब ये वाला जो हिस्सा है दिस इज वेस्ट एंड दिस पार्ट इज ईस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो पास हो रहा है दिस लाइन इज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है हमारी। अब ऐसे ही करके वेस्ट में 180, वेस्ट में भी 180 है और ईस्ट में भी 180 है, बिल्कुल इसी हिसाब से टोटल 360 लॉन्गिट्यूड हो जाती हैं। और तो लैटिट्यूड कितनी होती है 90 नॉर्थ में, 90 साउथ, लैटिट्यूड कितनी होती है 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और एक इक्वेटर, मतलब 181 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अभी भी नहीं समझा होगा तो आगे इस इमेजेस से आपको समझ में आ जाएगा। ये अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ के ऊपर हम यहाँ से कैसे लाइन बना देते हैं, टेक इट लाइक दिस, फिर एक ऐसी लाइन है। ठीक है, अब जितनी भी कंट्री इस लोकेशन में फॉल हो रही है उनका एक जोन होगा। ठीक है, अब जो ऐसी सीधी लाइन है दैट इज लॉन्गिट्यूड, ऐसी लाइन है वो लैटिट्यूड, खाली इतना याद रखना। अब ये जो लोकेशन है ये प्रिसाइजली हर एक, मतलब ये ऐसे ही करके मैंने इस तरह से पूरा, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा है, यहाँ पे ऐसे मैं बहुत से लाइन बना देता हूँ और एक हर एक लाइन का नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका नंबर 1 था। ठीक है, दिस इज 1 नंबर। ठीक है, ऐसे करके सबका मैं नंबरिंग कर दूंगा, बाद में मुझे पता चलेगा कि एक इसको ग्रिड पैटर्न कहते हैं। दिस इज हाउ ग्रिड पैटर्न इज मेड। और इसी से जो आपका जीपीएस है ये भी उसी से वर्क करता है। जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट नेविगेशन टेक्नोलॉजी के ऐप यूज करते हैं या टेक्नोलॉजी वैसी है सब इसी पे। अब मेन क्वेश्चन है क्या अर्थ के ऊपर एक्चुअली में ऐसा लाइन है? नहीं, अर्थ के ऊपर ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता। दिस ऑल आर इमेजिनरी लाइन टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग। अब यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिए हुए विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इक्वेटर के बारे में बता चुका हूँ विच इज 0 डिग्री। अब उसके 23 एंड नॉर्थ साइड में हम जाएंगे तो हमको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस इज द ओनली मेजर लैटिट्यूड या आप कह सकते पैरेलल जो कि अर्थ के हमारे इंडिया के ऊपर से मूव होता है। और कैप्रिकॉन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में वो इंडिया के ऊपर से नहीं मूव होता है, ना इक्वेटर इंडिया के ऊपर से मूव होता है। द ओनली कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर से तीनों पास होते हैं दैट इज अफ्रीका। ठीक है, दीज आर फ्यू फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था 90 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री साउथ हुआ, बीच का ये 0 डिग्री, टोटल अगर प्लस करोगे तो 181 लैटिट्यूड्स मिलते हैं। ठीक है, ये फ्यू लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में मेरे को बताना था आपको। अभी जो सीधी सीधी लाइन जा रही है, अगर मुझे मान लीजिए अफ्रीका की किसी यहाँ पे एक कंट्री है, मुझे उसके पास जाना है तो मैं यहाँ का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लूंगा कि कौन से लॉन्गिट्यूड पे है ये। ओके, यहाँ पे लैटिट्यूड ले लूंगा, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे दैट इज माई लोकेशन। ठीक है, ये वाली लोकेशन पे ही वो कंट्री है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन जो मैंने आपको इनिशियल स्लाइड में पढ़ाया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज लाइक द फिल द डिग्री और द वैल्यू in the blank spaces dash dash latitude between dash dash longitude।
अब लैटिट्यूड क्या था, लॉन्गिट्यूड क्या था, ये आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो, जाके चेक करो, उसका आंसर मैं दिया हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो इनिशियल आंसर था, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो होता है जैसे आपका लैटिट्यूड क्या है, दैट इज 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। ये पॉइंट नंबर दिया हुआ है, ये 37 कर लीजिएगा, यहाँ पे 36 लिखा है मैंने, तो दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम माई एंड, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब और लॉन्गिट्यूड क्या है, यहाँ पे 68.7 है, और एंड कहाँ पे होता है, 97 पे खत्म होता है। और ये देखिए ईस्ट है, जैसे मैंने बताया था कि अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में बाइफरकेटेड किया गया, तो हम लोग कहाँ है, यहाँ पे अगर प्राइम मेरिडियन लाइन जाती है तो हम लोग उसके ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, हम लोग उसके ईस्टर्न पार्ट में है, याद रखना है बात। ओके, लेट्स मूव ऑन। और जैसे मैंने बताया था एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे ऊपर से मूव होता है, यानी इंडिया के ऊपर से जाता है। अब क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने स्टेट्स हैं जहाँ से मूव होता है, आप उसका एक बार लाइनिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, आपका त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, देयर आर 8 स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज की बात की गई कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री इंडिया के बाजू में, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आगे गूगल से या फिर विकिपीडिया या किसी अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, ये पाकिस्तान में डेडिकेटेड कर दिया गया है, मतलब इंडिया में है ही नहीं, और ये वाला रीजन चाइना को दे दिया है। तो इंडिया का मैप कुछ ऐसे मिलेगा, ये वाला जो रीजन है कटा रहेगा, तो वो गलत है, ठीक है, उसको फॉलो मत करना। अगेन जो ये मैप दिया हुआ है इसी को जरा एक बार अच्छे से समझ लो। अब तो मैप ये अपडेट हो चुका है, दिस इज द अपडेटेड मैप जो मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद का। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, बट अब जितने भी मैप्स आपको मिलेंगे वंस योर स्कूल गेट री ओपन, तो ये सारी चीज़ें यही मैप पे चलेगी, ठीक है। अब अफगानिस्तान हमको नेबर करता है, अब पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, चाइना है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, और यहाँ पे साउथ में ना यहाँ पे एक और कंट्री है जिसका नाम है मालदीव्स, ठीक है, यहाँ पे इस इमेज में नहीं है मैप में, ठीक है। चलो अब इसको आप फिल कर लीजिएगा। अब हिस्टोरिकल इंडिया का आज़ादी कैसे मिला, देखो इंडिया की आज़ादी में बहुत से लोगों का रोल है, ब्रिटिशर्स ने हमको बहुत एक्सप्लॉइट किया, तो ये कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, कई हज़ारों लोगों ने अपनी जान दे दी इंडिया को आज़ाद कराने में, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। सो अब यहाँ पे ब्रिटिश रूल में हम थे ऑलमोस्ट कितने 150 साल के लिए, हमको आज़ादी मिलती है 1947 में, और आज़ादी के बाद ही हमें ना बहुत सारी कंट्री अटैक कर देती हैं, और उसमें तो सबसे पहला नाम होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने बेसिकली आपकी बुक के हिसाब से इंडिया से 3 बार लड़ाई की हैं, बट एक्चुअली उसने 4 बार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक क्रोनोलॉजी मैंने आपके लिए उसीलिए डाल दिया है बिकॉज थोड़ा बहुत डेटा का इशू है, बट आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहाँ पे 3 वॉर हमने लड़े हैं। सबसे पहला जो वॉर हुआ है हमारा, सबसे पहला हमारा वॉर था दैट वाज इन द ईयर 1962, चाइना से लड़ाई, फिर 1965 पाकिस्तान से लड़ाई, 1971 फिर पाकिस्तान से लड़ाई, उसके बाद में कारगिल में भी फिर हमने वापस लड़ाई की है, ठीक है। इस तरह से एक हम मतलब देखो जब भी कोई कंट्री ना वॉर में जाती है तो वो कंट्री के बहुत से पैसे रिसोर्सेज जो उस कंट्री को डेवलप करने में लगते हैं वो उस वॉर में लग जाते हैं। तो क्योंकि हम बहुत से लगातार वॉर, उसके बाद में पाकिस्तान का कंटिन्यूसली थ्रेट हम पे बना रहा, जिसके कारण हमको डेवलपमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें आई। अब ये पूरी क्रोनोलॉजी मैंने यहाँ रख दी है, तो एक बार आप चाहिए तो रीड कर सकते हैं कि 44 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, 60s में क्या हुआ, 70s में, ठीक है। 2020 तक का डेटा इसमें दिया हुआ है, फरवरी 2019 तक, ठीक है। आप चाहिए तो एक बार से रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने लाया, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 3 इंपॉर्टेंट पिलर थे। इंडिया एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुकी है, ठीक है।
इसके साथ में ही हम बहुत बड़े मार्केट भी हैं। देखो हमारे पास ना, मार्केट का मतलब होता है पीपल हु कैन बाय इट। देखो अब वी हैव अ पॉपुलेशन 1/6 ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने 800 करोड़ लोग रहते हैं, और हमारी कंट्री खुद में 130 करोड़ के आसपास लोग रहने लगे हैं। तो आप इमेजिन करो ना, और वो भी डेटा अभी तो कुछ सालों में वो बढ़ेगा। तो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वी आर हैविंग, तो उनको कुछ खाने पीने की सामान या जो बेसिक नेसेसिटी वो तो चाहिए ना। तो हैंस इट मीन एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसकी वजह से हमने रिफॉर्म लाया। रिफॉर्म में आपको बता चुका हूँ मैं किस किस तरह के रिफॉर्म लाए, और इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट बढ़ गई। इसके साथ में जो यूथ है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा हाई है। जो यंग पॉपुलेशन है विद इन द एज ग्रुप ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इंडिया को जिस कारण से एक यंग इकोनॉमी कहा जाता है, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जो बहुत यंग है, वहाँ के लोग बहुत यंग। ओके, अब ब्राज़ील के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ब्राज़ील के बारे में पढ़ने से पहले ब्राज़ील को देख लो, कि एक मैप समझ लो कि भाई ब्राज़ील है कहाँ। पहली बात, इट्स इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। एज वी नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये जो है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। अब उसकी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? यहाँ पे फ्रेंच गुयाना मिलेगा आपको, सूरीनाम मिलेगा, गुयाना मिलेगा, वेनेजुला मिलेगा, देन यू हैव योर कोलंबिया, पेरू, ठीक है, बोलिविया है, पैरागुआ है, अर्जेंटीना है और यूरुग्वे है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो उसको नेबर करती हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है नदर्न साइड में कौन सी कंट्री उसको नेबरिंग करती है, ईस्टर्न साइड में। और उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, दैट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही हमको। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके पास अटलांटिक ओशन जो है ओपन होता है। ये पैसिफिक ओशन में नहीं है, ये अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, सदर्न अटलांटिक ओशन टू बी स्पेसिफिक। अब इनके ऊपर से एक, जैसे मैंने बताया था, इनके ऊपर से इक्वेटर भी पास करता है और कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। तो इनके ऊपर से 2 इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो पास करती हैं, याद रखिएगा। इंडिया के ऊपर से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, लेकिन इनके ऊपर इक्वेटर भी पास करता है और कैप्रिकॉर्न पास करता है, ठीक है। अब इनका जो पूरा नाम है वो है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। आज मैंने बताया था रिपब्लिक का मतलब होता है जिसके हेड पीपल द्वारा चुने जाएं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हों। इनकी कैपिटल का नाम है ब्राज़ीलिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिजिकल मैप है। यहाँ पे बहुत ही फेमस फॉरेस्ट आपको मिलेगा। लास्ट ईयर यहाँ पे आग लग गई थी, ठीक है। वहाँ के जो, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, ठीक है, वो खुद ही इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को जगह चाहिए, एग्रीकल्चर करना है। अमेजोन फॉरेस्ट बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील के फॉरेस्ट को धीरे धीरे कट करें। ब्राज़ील के जो अमेजोन फॉरेस्ट है ना, इनको कहा जाता है लंग ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसके लंग है। तो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न था, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो हम सांस कैसे लेंगे, रेस्पिरेशन कैसे होगा हमारा, ठीक है। अमेजोन रिवर यहाँ से बहती है, ठीक है। यहाँ पे इनका कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ना हम लेटर ऑन लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप चाहिए तो इस चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ठीक है। अब यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ये भी आप चाहिए तो प्रिजर्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ब्राज़ील कहाँ पे है? अब ब्राज़ील अगर नोटिस करेंगे तो ब्राज़ील जो है साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आता है क्या, या नदर्न हेमिस्फीयर में आता है? ब्राज़ील एक्चुअली में थोड़ा सा नदर्न हेमिस्फीयर में है, बिकॉज इक्वेटर है यहाँ पे, ध्यान दो। इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज इक्वेटर की लाइन। अब इसके जो नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में ब्राज़ील है और साउथ में भी ब्राज़ील है, बिकॉज इक्वेटर के नीचे भी तो है। तो ये थोड़ा पार्ट जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे ये तरीके से बताया, ब्राज़ील लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, सम पार्ट, वेल मोस्ट ऑफ द पार्ट आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे इसके बाद में इसके नीचे का जितना भी हिस्सा है ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, राइट। उसके बाद में क्या है, और इसके साथ में ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जैसे मैंने बताया था, ये अर्थ है। अर्थ में इंडिया जो है यहाँ पे है, लेकिन ब्राज़ील कहाँ पे? ब्राज़ील यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वेस्ट में आया और इंडिया ईस्ट में है, ठीक है। सो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और कहाँ पे? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सांबा डांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और इसको कॉफ़ी पॉट भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ना वो कॉफ़ी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आप कह सकते हो वर्ल्ड का 40% ऑफ द कॉफ़ी अकेले ये प्रोड्यूस करता है। तो
तो बहुत हाई अमाउंट का कॉफ़ी प्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, आंसर लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंडिया में क्रिकेट खेला जाता है, यहाँ पे फुटबॉल को ऐसी वैल्यू दी जाती है। ये बहुत ही हिस्टोरिक इमेज है, ठीक है। ये है क्राइस्ट ऑफ रिडीमर, ठीक है। ये आपने इनके बारे में पढ़े होंगे, क्योंकि अगर आप में से कोई फुटबॉल फॉलो करता है तो एक जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ब्राज़ील के अंदर, वो यही इसी जिस जगह पे इनका स्टैचू है बिल्कुल उसी जगह पे, तो आप थोड़ा सा पता करिए कि कहाँ पे है ये, ठीक है। बहुत ही आइकनिक इमेज है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में से ताजमहल है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूडेड है, बिल्कुल उसी लॉजिक उसी तरफ पे ये भी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट वंडर है, ठीक है। 7 वंडर्स में से एक है, ठीक है। सो क्राइस्ट ऑफ रिडीमर को एक बार देख लीजिएगा कहाँ पे ये है, ठीक है। आइकॉनिक इमेज है। हिस्टोरिकल पढ़ते हैं ब्राज़ील का कैसा डेवलपमेंट हुआ। देखो इंडिया में था रूल करने वाले थे वो थे ब्रिटिशर्स, बिल्कुल उसी लॉजिक पे जो ब्राज़ील है वहाँ पे रूल करने वाले लोग थे पोर्चुगीज़, ठीक है। 15th सेंचुरी में एक एग्रीमेंट होता है स्पेन और पोर्चुगीज़ के बीच में, तो पोर्चुगीज़ यहाँ पे रूल करते हैं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स उनको हटा देते हैं तो क्योंकि अर्थ गोल है तो वो आगे की तरफ मूव करते रहते हैं और घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं ब्राज़ील, तो स्पेनिश लोगों को वहाँ से भगाते हैं, खुद रूल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, तो उतने डिटेल में नहीं जाते हुए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना, 300 साल तक उनको रूल किया। 300 साल के रूल करने के बाद फाइनली ब्राज़ील की जो पर्सनैलिटीज थे उन्होंने कहा भाई बस हो गया। 1822 में उनको आज़ादी मिल जाती है, लेकिन आज़ादी ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। 1930 से लेके एज यू नो 1930s के आसपास का पीरियड बड़ा खतरनाक था। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक श्रिंक हो जाती है, और जो पावर में ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो पावर को ग्रास्प करना चाहते हैं। तो उसी समय वहाँ के लोगों में मिलिट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो अब यहाँ पे शब्द है पॉपुलिस्ट, यानी फोर्स से नहीं बंदा आया था, लोग चाहते थे मिलिट्री गवर्नमेंट रहे, क्योंकि मिलिट्री की पावर से उनको अच्छा फील हो रहा था, तो पॉपुलर सपोर्ट से आए थे, तो ये मिलिट्री का रूल चला। उसके बाद में ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई 20th सेंचुरी में, इनको बहुत सारी, लेकिन ये ओवरकम कर गए। इसके साथ में ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर, जैसे मैंने बताया कि कॉफ़ी हाई अमाउंट में, शुगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, टूरिज्म के लिए फेमस है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमी को डेवलप करने में। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई, साथ में ये भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे राइज हो रही है, तो ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बनने के लिए एक स्कोप है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है आपको जनरली कोर्स में पूछा जाता है कि डिफरेंस बता दो भाई कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंडिया का कैसा है, ब्राज़ील का कैसा है, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इसके बारे में। अब इंडियन इकोनॉमी जो मोस्टली है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और इंडस्ट्री जो है ऑयल मेटल वगैरह पे ही डील करती है, वेयर इनकी इकोनॉमी कैसे लार्जली जो है रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हमारी पॉपुलेशन भाई 130 करोड़ है, इनकी पॉपुलेशन 21 करोड़ है। इनका हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली है, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। हमारा नेशनल फ्लैग के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। ब्राज़ील के नेशनल फ्लैग को भी मैंने ऐड ऑन किया था, ठीक है। एक बार चाहिए तो हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये है ब्राज़ील का फ्लैग, ठीक है। अब आप इसे कंपेयर करिए इंडियन फ्लैग के साथ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इनमें और इंडियन फ्लैग में कितनी डिफरेंस है, ठीक है। इंडियन फ्लैग में कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होता है, लेकिन ब्राज़ीलियन फ्लैग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज़ अ ब्राज़ीलियन लैंग्वेज, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग, जैसा कि आपने ब्राज़ीलियन फ्लैग देखें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इंडियन नेशनल एंथम जो है जन गण मन है, वहाँ पे एक अलग तरीके का नेशनल एंथम है, हिनो नेशनल ब्राज़ीलियो, ठीक है। उसके साथ में इंडिया में एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि एयर पोल्यूशन वगैरह है, बहुत ज़्यादा हवा गंदी हो चुकी है, ओवर पॉपुलेशन हो गया है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, सीवेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पेस्टिसाइड का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रेजिंग बहुत हाई हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हो गया। वहाँ पे अलग कंसर्न है भाई, पानी के सही से नहीं हो रहा है, पोल्यूशन जो है वो नॉर्मल है, मतलब ये दोनों सेम है, कॉमन है इसमें। लेकिन वहाँ पे माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, आज मैंने बताया था दे आर बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड, तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बहुत हाई है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, जानवरों को मार के बेचा जाता है, ऑयल स्पिल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन बहुत है, डिफॉरेस्टेशन को कहते हैं पेड़ काटने के प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पे आपको एक सिमिलरिटी थी कि द इंपीरियल पावर विच रूल ब्राज़ील ऑल्सो रूल विच पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के कौन से पार्ट को रूल किया, तो एज वी हैव लर्न
कि इंडिया में रूल करने वाले जो पर्सन थे वो ब्रिटिशर्स थे, बट ब्राज़ील में कौन रूल कर रहे थे? ब्राज़ील में तो रूल कर रहे थे पोर्चुगीज़। तो पोर्चुगीज़ इंडिया में कहाँ कहाँ पे थे आप इसे देख सकते हो। लाइक ये जो कलर है सन का, आप इसे सन जूम कर लो, सन का सिंबल जहाँ जहाँ है वहाँ पे पोर्चुगीज़ ने रूल किया। तो प्राइमरी कहाँ कहाँ पे उन्होंने रूल किया? गोवा में रूल किए, दीव में रूल किया, दमन में रूल किए वो, ठीक है, दरान मतलब दमन एंड दीव, उसके साथ में दादरा एंड नगर हवेली में रूल किया। ये प्राइम जगह था। इसके अलावा जरा छोटे छोटे बहुत फ्रैगमेंटेड पार्ट है, बट इतनी चीज़ें आपको पता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पोर्चुगीज़ थे दे वर द फर्स्ट वन टू कम इन इंडिया एंड दे वर द लास्ट वन टू लीव इंडिया। देखिए वास्को द गामा जो थे ना वो इंडिया में आए थे 1498 में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो पोर्चुगीज़ है उन्होंने सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करना चालू कर दी। लेकिन गोवा जिसको हमने 1961 में लिए थे, दिसंबर 1961 में, हमने अपने पुलिस एक्शन फोर्स यूज़ करके पोर्चुगीज़ को भगाया यहाँ से, कहा कि दिस इज़ गोवा इंडिया का पार्ट है। और इंडिया को तो आज़ादी 1947 में मिल गई थी, बट गोवा जो एक स्टेट था उस पर पोर्चुगीज़ 1961 तक रूल करते रहे, दिसंबर 1961, ठीक है। तो उसका आंसर आपको पता है, पोर्चुगीज़। दैट्स ऑल गाइस। Thank you guys for watching the video. If you guys like the video, do share it among other students as well. Subscribe to the channel.